यूनान के जजीरे क्रेट में एक बार फिर तारकीन वतन समंदर की बेरहम लहरों का शिकार बन गए। पसमानदा ममालिक से चोरी छुपे निकलकर यूरोप के सुनहरी ख्वाब सजाने वाले तारकीन वतन की 3 कश्तियां समंदर में डूब गईं। हादसे में मुताद्दिद लोग जान से गए, कुछ रेस्क्यू हुए और बहुत से ताहाल लापता हैं। एथेंस में पाकिस्तानी एम्बेसी ने हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कश्तियों में कुल 87 पाकिस्तानी शहरी मौजूद थे, जिनमें से 36 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक इस कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता हैं, जिनकी बचने की उम्मीदें कम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज़ करने की ज़रूरत है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत भी की है। ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं। जून 2023 करीबन 18 महीने पहले भी यूनान कश्ती हादसे में करीबन 300 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, जिसमें से अक्सरियत को डेड बॉडीज़ ही न मिल सकें। उस वक्त भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही थे, जिनकी हिदायत पर 19 जून 2023 को मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। उस वक्त भी वज़ीर आज़म ने हादसे का सख्त नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी थी, मगर आज 1.5 साल बाद भी हम उधर ही खड़े हैं। नया हादसा, नई हलाकतें, नई तहकीकाती कमेटियां और रिपोर्ट्स, मगर नताइज वही पुराने। सोचने का मकाम तो यह है कि क्या सिर्फ सोग का ऐलान करने से इस मसले का हल तलाश किया जा सकता है? सवाल तो ये होना चाहिए कि हर साल इस तरह के वाक़यात तसलसल के साथ क्यों हो रहे हैं? यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद ऐसे अफराद का ताल्लुक उन ममालिक से होता है जहाँ वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, बेरोज़गारी, सेहत, तालीम और करप्शन जैसे मसाइल मौजूद हैं। इन हालात में इन ममालिक के बेबस शहरियों को अपना और ख़ानदान का मुस्तकबिल यूरोप के खुशहाल मुआशरों में ही नज़र आता है। अगर पाकिस्तान समेत इन ममालिक के शहरियों को अपने ही मुल्क में माशी और समाजी इंसाफ मिल रहा हो, तो कौन शख्स ऐसा होगा जो अपना वतन और घर बार छोड़कर यूरोप जाने के लिए मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार हो जाए? मगर अहम सवाल ये भी है कि लाखों रुपए लगाकर गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाकर ऑड जॉब्स करने वाले अफराद अपने ही मुल्क में मेहनत से क्यों घबराते हैं? और सबसे अहम सवाल कि शहरियों को वरगलाकर लाखों रुपए वसूल करके मौत बांटने वाले इंसानी स्मगलर्स क्या रियासत से ज्यादा ताकतवर हैं, जो काबू में नहीं आ रहे? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, यूनान कश्ती हादसा, 5 पाकिस्तानी जाँ बहक, 40 लापता। जून 2023 298 पाकिस्तानी जाँ बहक। इजहार अफसोस और मजम्मती बयानात का रिपीट टेलीकास्ट। बड़ा जिम्मेदार कौन? रियासत, इंसानी स्मगलर्स, समाजी नाइंसाफ़ी, माशरती रवैये या फिर गुर्बत? शहजाद चौधरी साहब, हमारे इशू बदलते, मसाइल भी नहीं बदलते और शायद कोशिश भी नहीं होती हमारी तरफ से। 18 महीने बाद वही मामला उसी, और इसके दरमियान भी छोटे छोटे वाकयात होते रहे। ऐसा नहीं कि वाकयात रुक गए, ये तो एक बड़ा मामला सामने आ गया। कहाँ जिम्मेदारी डाली जाए? किसको कहा जाए? किसको पूछा जाए? आयशा, 5 कश्तियां थीं। मुझे जो मैंने रिपोर्ट्स फॉलो की हैं उसके अंदर ये कह रहे हैं कि एक कश्ती में 80 के करीब लोग सवार हुए थे। इसका मतलब है कि 4 कश्तियां ऐसी थीं जो पार कर गईं या जहां पहुंचना था वहां पहुंच गईं। ये जो 4 कश्तियां पहुंची हैं ना, उनकी वजह से ये बार बार हुआ जाता है और होता रहता है। ये तो खैर हो गया कि ये एक क्या वजह है कि बारहा हमें इस तजर्बे से गुजरना पड़ता है। दूसरी चीज़, आपने जो 4-5 नुकात बताए कि कौन जिम्मेदार है, ये सभी जिम्मेदार हैं। यानी वजह यह है कि रियासत उन स्मगलरों को नहीं रोक पाई जो कि इंसानी स्मगलिंग करते हैं, और अब भी कहते हैं कि ठोस इक़दाम करेंगे। जब भी कोई वज़ीर आज़म मुल्क का ये कहता है कि ठोस इक़दाम करने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कौन करेगा? अगर वज़ीर आज़म भी किसी और से कह रहा है कि ठोस इक़दाम करो। लेकिन मुझे कुछ समझ आती है आगे वजह क्या है। इंसानी स्मगलर्स इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं कि उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता। उनके ताने बाने पॉलिटिकल फैमिलीज के साथ जाके मिलते हैं, और इतनी मजबूत पॉलिटिकल फैमिलीज के साथ मिलते हैं कि आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। आपने इंटीरियर मिनिस्टर का जिक्र किया कि उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। अल्लाह करे कि वो इसमें कामयाब हो, क्योंकि सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं ना कि जो क्रैक करना है कोड को, वो ये करना है कि इन जो खानदान है जो ये कामों में जो मुलव्वस हैं। तीसरा गुर्बत है, और वो ख्वाब हैं जो कि हर आज का नौजवान देखता है। ये मुल्क, हमारी रियासत, हमारा निज़ाम, हमारी जो पूरे का 77 साल की हमारा सफ़र है, ये वो ख्वाब पूरे नहीं कर सका। इस ख्वाबों को हासिल करने के लिए ये लोग बाहर जाते हैं। हम आज वो कुछ जो कि दुनिया बाहर के मुल्कों में एक जिसको कि फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, गिवन है कि ऐसा होगा, निज़ाम होगा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, हमारे मुल्क में वो चीज़ नहीं होती। और ये लोग जो कि आज के सोशल मीडिया के थ्रू और दुनिया की जो मुख्तलिफ एवेन्यूज हैं उसके थ्रू इतने अवेयर हैं, इतने इन्फॉर्म्ड हैं, वो देखते हैं कि मैं किन हालात में रह रहा हूँ।
और बाहर क्या हो रहा है, इसलिए मजबूर हो जाते हैं, ज़मीनें बेच के लोग जाते हैं उन ख्वाबों को खरीदने और हासिल करने, जिसके लिए फिर उनको अपनी सारी जिंदगियों से भी हाथ धोना पड़ता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। शायद इसका जो जो बुनियाद है, जो हल है, वो इससे शुरू होना चाहिए कि रियासत को अपना अमल करना चाहिए इंसानी स्मगलरों के खिलाफ। उसके बाद फिर कोशिश हम दोबारा साथ ही साथ करें कि अपने मुल्क में भी कुछ ऐसे हालात करें जहां पर इन बेचारों की कोई ना कोई रोजी रोटी तो हो ही जाती है, लेकिन जो ख्वाब होते हैं उन ख्वाबों को कब अचीव करना है, कैसे अचीव करना है। ये जो हमने पहले हिस्से में सवाल किए अपनी सियासी पार्टियों के बारे में, उसके अंदर इन लोगों के ख्वाबों का कोई जिक्र है कहीं पे? कहीं पे भी नहीं। ये जो 5 फरीक मैं बोलूं या 7 बोलूं या 10 बोलूं, जितने भी इस वक्त लड़ रहे हैं आपस में, वो अपने इक़्तिदार की खातिर लड़ रहे हैं। कोई कहता है मुझे जेल से बाहर निकालो, वज़ीर आज़म बना दो। कोई कहता है मैं वज़ीर आज़म हूं, मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा। लेकिन ये जो लोग जो कि अपनी जानें दे के ये बारहा हमारे ज़मीरों के ऊपर उनको झंझोड़ रहे हैं कि हमारे बारे में कौन गुफ्तगू कर रहा है, हमारे बारे में कौन बात कर रहा है, नहीं कोई करता, तो फिर ये कश्तियों पर बैठ जाते हैं, चाहे उसमें जान ही चली जाए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तानियों की, मैं जहां बैठा हूं आज किसी शख्स से बात हो रही थी, ड्राइवर है बेचारा यहाँ पे, वो भी उसी इलाके से, उसी जगह से मजबूर, और यही कहानी बार बार कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, बस यही करे जो है, जो हम कर रहे हैं हम यही कुछ कर सकते हैं, जो हमारे साथ हो रहा है शायद यही हमारी डेस्टिनी है। अनफॉर्चुनेट है, हम बाहर बैठ के भी यही चीजें सुनते हैं उन लोगों से जो कि अपने मुल्क को छोड़ के सालों पहले आके यहाँ पर बसे हैं और इसी किस्म के काम कर रहे हैं, जिसके अंदर के मेहनत तलब काम है, जिन्होंने बाकी मुल्कों को बना दिया लेकिन अपने मुल्क को नहीं बना पाए। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, इंसानी स्मगलर्स क्या ज़्यादा ताकतवर हो गए? जब हम आज इसकी रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहे थे, पाकिस्तानी सफ़ीर की रिपोर्ट है जो मुल्क भेजी गई है, तो जो डंकी लगाकर यूरोप पहुंचने वाले हैं, पूरा एक सिस्टम है जो काम करता है इस नेटवर्क का। बजरिया दुबई से लीबिया पहुंचाना 5 लाख रुपए, लीबिया से यूरोप एंटर करवाना 5 लाख रुपए, यूरोप में एंटर करवाना 5 से 10 लाख रुपए। एक प्लान्ड नेक्सस काम कर रहा है, एक नेटवर्क है। हुकूमत को किस तरह के इक़दाम करने ज़रूरी हैं कि इससे बचा जाए, या ये ज़्यादा ताकतवर है इस वक्त हुकूमत और रियासत से? आयशा, आपने बात की एक्टर्स की और फैक्टर्स की। एक्टर्स में आपने बात की उन लोगों की जो ये मसाइल पैदा कर रहे हैं, जैसे इंसानी स्मगलरों के ये नेटवर्क, और आपने उसके साथ बात की रियासत की, यानी वो एक्टर्स जिन्होंने ये मसले हल करने हैं। बड़े बड़े नेटवर्क हैं, ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स हैं, और ताने बाने यहाँ हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, सब उनको जानते हैं। 10-10 बार वो गिरफ्तार होते हैं, 10-10 बार वो रिहा होते हैं। पूरे पूरे ज़िले को पता है कि किसके पास जाएंगे तो वो डंकी लगवाएगा। हर सियासतदान को पता है, और ये उन ज़िलों में बैठे हुए हैं जहाँ पे हर ज़िले से 2-2 वज़ीर होते हैं। पाकिस्तान के सबसे खुशहाल तरक्की याफ्ता ज़िले, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावरफुल ज़िले, सबसे ज़्यादा सिविल सर्विस में रिप्रेजेंटेटिव ज़िले, शायद वहाँ हर 4-8 गांव से आपको एक एसपी एएसपी भी मिल जाएगा, थानेदारों को छोड़िए। तो किस तरीके से पाकिस्तान की अशराफे ये सब कुछ अलाउ कर रही है, किस बेरहमी के साथ अपने ही लोगों को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अपनी ज़ात के लोगों को, अपने गाँव के लोगों को। एक मुकम्मल आपको बेरहमी नज़र आती है उन लोगों के हाथ में जो मसला हल कर सकते हैं, जो उनके हाथ रोकने को तैयार नहीं है। और दहाइयाँ हो गई हैं, दुनिया वावेला करती है, दुनिया नाम लेती है कौन कौन मुलव्वस हैं, पकड़ पकड़ कर आपको देती है, और यहाँ आते ही उनको छोड़ दिया जाता है। और उसके साथ दूसरी बात जो आपने की वो थी फैक्टर्स की। देखिए, फैक्टर्स होते हैं 2 तरह के। एक होते हैं पुल फैक्टर्स, कि किस तरीके से तरक्की याफ्ता मुल्क अपने तरफ खींचते हैं आपको, वो जो ख्वाबों की बात चौधरी साहब ने की। और उससे ज़्यादा अहम होते हैं पुश फैक्टर्स, जो दूसरे आपने गिनवाए, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, तालीमी मौक़े का ना होना, करप्शन, बुरी गवर्नेंस, आज़ादियों का ना होना। वो चीज़ें जिनकी वजह से नौजवान नस्ल का दिल टूट जाता है, एलियनेट हो जाता है, वो रहना नहीं चाहता। वो चाहता है, उसके ज़हन में ख्वाब है कि कोई शायद दूसरा यूटोपिया मौजूद है, कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ उसके लिए मौक़े मौजूद हैं, तो वो वहाँ से निकलना चाहता है। उसको कुछ एग्जाम्पल्स नज़र आती हैं, चंद अच्छी एग्जाम्पल्स नज़र आती हैं, उनको वो फॉलो करना चाहता है। पिछले 1 साल में 2023 में 8 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ कर गए, और ये लीगल लोगों की बात है। और जो बाहर लोग गए उन्होंने $31 बिलियन भेजे उस साल में। लेकिन $31 बिलियन
हमें बहुत बड़े नज़र आते हैं क्योंकि हम कमाते इतना कम है। इससे 3 गुना 4 गुना यही लोग पाकिस्तान में बैठ के डॉलर कमा सकते हैं अगर हम अपनी इकानमी पर तवज्जो दें। सही। यहीं बैठकर वो इतनी एक्सपोर्ट्स बना सकते हैं अगर इस मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करें, अगर उनको यहीं पर मौके दें। सही। लेकिन कानूनी तो एक तरफ, ये जो गैर कानूनी है जिसमें ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, ज़रा आप देखिए कि इन ख़ानदानों की हालत ज़ार देखिए कि एक तो उनके बच्चे मर जाते हैं, ठीक, उसके साथ वो माशी तौर पे बर्बाद हो जाते हैं। सही हो गया। ज़मीनें और जेवर उन्होंने बेची होती, कितनी बड़ी तबाही का शिकार होते हैं। और मुल्क की जो तबाही आप उसको भी देखिए कि पाकिस्तान का जो रेपुटेशनल डैमेज हो रहा है, पाकिस्तान का जो इमेज ख़राब हो रहा है। इनके साथ कौन लोग होते हैं? इनके साथ अक्सर वो लोग होते हैं जो फेल्ड स्टेट्स के लोग हैं, इनके साथ शाम के लोग होते हैं, इनके साथ लिबिया के लोग होते हैं, इनके साथ अफ्रीका के उन मुल्कों के लोग होते हैं जहां पे तबाही है, बर्बादी है, खाना जंगी है, कुछ नहीं है। दुरुस्त ज़ैगम साहब। तो क्या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि पाकिस्तान के नौजवान भी उन फेल्ड स्टेट्स के साथ शामिल हो? तो हमें नौजवानों को एक नई डील देनी होगी। और क्या डील देने वाले भी ये बात समझ पा रहे हैं? ब्रेक की तरफ जाते हैं। बदकिस्मती है कि हल्फ लेकर हमारी जिम्मेदारी लेने वाली हमारे जिम्मेदार बनने को तैयार नहीं है। ब्रेक से वापस आते हैं। हसन साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखें।